हाय, गायनी की बहुत कॉमन समस्याएं होती हैं ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड यानी गांठें और रसौली। इसमें आमतौर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओवेरियन सिस्ट गांठ, पानी की थैली, ये सब चीज़ें जो है ये अंडाशय में होती हैं। ये ओवरी है, ये हो गई राइट ओवरी, ये हो गई लेफ्ट ओवरी। तो इसके अंदर जो भी गांठ बनती है, जो भी पानी की हो, चाहे सॉलिड कंपोनेंट हो या जो भी हो, वो सब सिस्ट या ओवेरियन मासेस होते हैं। और अगर हम बात करते हैं रसौली की, तो रसौली होती है फाइब्रॉइड। वो एक तरीके का ट्यूमर है क्योंकि वो अपनी जगह पे बढ़ता है, पर उसकी पूरे शरीर में फैलने की संभावना वो कम होती है। और रसौली होती है बच्चादानी की परत में। अब वो कहीं पे भी हो सकती है, बच्चादानी की पूरी परत में बड़ी सी भी हो सकती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है या बाहर भी हो सकती है, पर वो सिस्ट से बहुत अलग होती है। तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं स्पेशली उन्हें ये कंसर्न होता है कि क्या ये जो सिस्ट है या रसौली है ये हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस को अफेक्ट कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट, ये अंडादानी की गांठें बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस बीमारी का नाम है तो पॉलीसिस्टिक, पर इसमें सिस्ट नहीं होते हैं। सिस्ट की एक परिभाषा होती है कि उसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई भी इससे छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं ओवरीज पे, वो एक्चुअली होते हैं फॉलिकल्स। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होते हैं छोटे छोटे फॉलिकल्स, उसमें एक भी सिस्ट नहीं होता है। तो आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है वो बताता है कि अंडादानी में छोटे छोटे बहुत सारे, और आमतौर पे पीसीओएस में 12 से ज्यादा छोटे छोटे सिस्ट हैं, पर वो सिस्ट नहीं, वो एक्चुअली हैं फॉलिकल्स। और ये बताते हैं अंडा बनाने की क्षमता, और इन्हीं में से कोई एक बड़ा हो जाता है, उसके अंदर एग होता है। अब ये हमने बात किया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। दूसरी तरह की सिस्ट होती है सिंपल सिस्ट, यानी पानी की गांठें, जो आपने सुना होगा, बन जाती है अगर आपका साइकिल जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, स्पॉटिंग शुरू हो जाए या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो ये जो पानी की गांठें ये क्यों बनती हैं? जब अंडा बनता है शरीर में तो छोटे से फॉलिकल से वो बड़ा होता है और बड़ा होता है, और उसमें कहीं माइक्रोस्कोपिक एग होता है, और आसपास सारा जो होता है वो होता है फ्लूइड यानी पानी, और ये हमें दिखता है अल्ट्रासाउंड पे। अब यही अगर फॉलिकल शरीर में नॉर्मली तो रप्चर होके एग को रिलीज करना चाहिए, पर अगर ये फिनोमेना नहीं हो, एग रिलीज नहीं हो क्योंकि हार्मोन की दिक्कत हो, तो ये पानी की गांठ के फॉर्म में, सिस्ट की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो जिन फीमेल्स की साइकिल्स रेगुलर हैं और उनमें कोई भी ऐसी गांठ जो 5 सेंटीमीटर से कम है अगर डेवलप हो जाती है, तो चिंता की कोई बात नहीं होती है। उस महीने नहीं तो अगले महीने वो घुल जाएगी अपने आप, नहीं तो इसकी दवाइयाँ होती हैं जिससे इन्हें घुलाया जा सकता है। पर अगर ये गांठ बड़ी है तो इसमें जांच कर लेना चाहिए कि इसका कारण कुछ और तो नहीं है। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि ये गांठ फैलने वाली गांठ यानी कोई कैंसर में परिवर्तित तो नहीं हो सकती है। तो ये बात हुई सिंपल सिस्ट के बारे में। तीसरे होते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, या जिसे आम भाषा में कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, ये वो सिस्ट होते हैं जो बनते हैं जब बच्चादानी की अंदर वाली परत जो हर महीने बनती और झड़ती है, अगर उसका कुछ टुकड़ा जाके अंडादानी में चिपक जाए, उल्टी पीरियड की फ्लो की वजह से, ट्यूब की वजह से, जेनेटिक रीजंस की वजह से, तो यहाँ पे वो हर महीने अंडे के साथ, इस परत के साथ बढ़ना शुरू होता है। पर जब ब्लीडिंग की पीरियड्स की बारी आती है तो ये कहीं बाहर फ्लो नहीं कर सकता। ये वाली परत तो सारी शेड हो जाएगी पीरियड के माध्यम से, पर ये यहीं पे खून की एक गांठ बना लेता है, और वो खून की गांठ शुरू में दिखती है हिमोरेजिक सिस्ट की तरह, यानी उसमें ब्लड है। बट जैसे जैसे ये काम हर महीने होता है, ये जो है ये डेवलप हो जाती है एंडोमेट्रियोटिक यानी चॉकलेट सिस्ट की फॉर्म में। तो अंदर जो ब्लड कलेक्टेड हो रहा है उसका कलर चेंज होने लग जाता है, वो डार्क ब्राउन सा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा होती हैं गांठें जिसको हम ओवेरियन ट्यूमर्स में लेबल करते हैं।
अब ओवेरियन ट्यूमर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, उसमें से कुछ होते हैं बिनाइन यानी जिनकी फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, और कुछ होते हैं मेलिग्नेंट। और अगर इनके अतिरिक्त कोई भी गांठ है या कोई भी गांठ का साइज 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो MRI, 3D अल्ट्रासाउंड और ब्लड मार्कर्स जिसे ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, उनसे आप इनमें फर्क कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके की गांठ है। तो जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए इसका इलाज तो प्राइमरी रहेगा ही, बट अगर इन 3 में से कोई समस्या है तो तब ट्रीटमेंट जो है वो अलग हो जाता है, और आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। ये गांठें आखिर इनफर्टिलिटी करते कैसे हैं? सबसे पहली बात तो समझने की, अगर ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जैसी छोटे छोटे सिस्ट होंगे, छोटे छोटे फॉलिकल्स होंगे, तो इनमें अंडा अपने आप से शायद ना बने, तो एग फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, लेट बनता है या हार्मोनल दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आना मुश्किल हो जाता है। तो ये अफेक्ट करेगा हार्मोनल इम्बैलेंस को। बाकी सिंपल सिस्ट जो होते हैं, अगर वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं ओवरी में, तो वो जो नॉर्मल रूप से अंडा बनना है उसको बनने में हिंड्रेंस कर सकते हैं। तीसरा, अगर वो ट्यूब के आसपास डेवलप हो गए तो यहाँ पे परत वगैरह जमा होने से भी अंडे का जो रिलीज है वो ढंग से नहीं होगा। ऐसा देखा गया है, अगर आपकी राइट ओवरी में सिस्ट है तो हो सकता है फॉलिकल उस साइड ना बने उस महीने, अंडा उस साइड डेवलप ना हो, ऑपोजिट साइड पे हो, क्योंकि जगह का, न्यूट्रिशन का, ब्लड सप्लाई का इशू उस साइकिल में हो सकता है। देन बात आती है एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस के सिस्ट ना सिर्फ अंडा बनाने वाली जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, बट अंडा बनाने की क्षमता को भी कम कर सकते हैं, अंडे की क्वालिटी को भी खराब कर सकते हैं। तो अंडा जो है वो अच्छे से बनता नहीं है, बनता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता। साथ ही यहाँ पे चिपकेपन की वजह से जो ट्यूब है वो ट्यूब ढंग से काम नहीं करती है, और ये बच्चादानी की परत को भी अफेक्ट करते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस वो प्रॉब्लम है जो सिर्फ ओवरी को, एग को नहीं, पूरे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो आपको जिस भी तरह का सिस्ट है, आपको सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका नेचर समझना चाहिए, उसके अपने आप से घुलने की क्या संभावना है ये जाननी चाहिए, और वो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे खराब कर सकता है उसके बारे में जान के जो सही इलाज है उसे टाइम से लेना चाहिए। क्योंकि ये सिस्ट अगर पड़े रहते हैं शरीर में तो ये ओवरऑल आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब करते हैं, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करते हैं, और जो इलाज दिया जाए चाहे वो IUI हो या IVF हो, उनके सक्सेस रेट को भी खराब कर सकते हैं। अगर ओवेरियन ट्यूमर में से कोई सिस्ट डेवलप होता है तो उस केस में आप ट्यूमर की सर्जरी के साथ साथ भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और नहीं तो एग फ्रीजिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, ताकि आप अपने जेनेटिक मेकअप के एग्स को फ्रीज करा सकें आज, और बाद में जब आपका पूरा ट्यूमर का इलाज हो जाए उनको यूटिलाइज कर सके। या फिर अगर आप इस एज ग्रुप में नहीं है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो आगे जब भी आपकी शादी हो आप उन अंडों का इस्तेमाल कर सकें। ओवेरियन सिस्ट और फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में आने वाली बाधाओं से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मैं ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज।